नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी के पेपर नंबर 1 के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए हिंदी पेपर नंबर 1 के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं किस यूनिवर्सिटी से, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से अफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, उनके लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है, किसके लिए? हिंदी विषय के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो सिलेबस है वो किसके लिए है? महाविद्यालय हेतु है, ना कि कैंपस के लिए है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बात करते हैं यहाँ पर कि पाठ्यक्रम किन लोगों ने तैयार किया है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर पाठ्यक्रम संरचना देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? BOS संयोजक। ठीक है, BOS संयोजक, या फिर आप कह सकते हैं बॉस सदस्य का नाम हिंदी में यहाँ पर बताया गया है, सभी का नाम बताया गया है। पद कौन से पद पे हैं? सभी लोग यहाँ पर प्रोफेसर हैं। विभाग कौन से विभाग से जो है बिलोंग करते हैं? तो सभी हिंदी से करते हैं। और उनका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कौन सा है? सभी का यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। ठीक है, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको क्या देखना है? केवल और केवल कोर्स जो मतलब सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर देखना है, और साथ ही साथ सिलेबस देखना है कि उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। भैया, स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कोई भी सिलेबस तैयार किया जाता है तो उससे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई घर बनवा रहे हैं तो उससे पहले आप क्या बनवाएंगे? उसका एक छोटा मोटा स्केच वगैरह बनवाएंगे, जिसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनवाएंगे कि ये वाला रूम यहाँ पर होगा, बाथरूम यहाँ पर होगा, किचन यहाँ पर होगा, फला ढवा करके सब कुछ आप बनवा देते हैं मोटी मोटा। फिर उसके बाद वो मैप उठा के आप मिस्त्री को दे देते हैं और वो आराम से क्या करता है? घर को बनाता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक उसी प्रकार से कोई भी सिलेबस तैयार करने से पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि पेपर का नाम क्या होगा, पेपर का कोड क्या होगा, पेपर कैसा होगा, मतलब कोर होगा या फिर इलेक्टिव होगा। ठीक है, क्रेडिट कितने दिए जाएंगे, नंबर कितने दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? ठीक है, थ्योरी होगा या प्रैक्टिकल होगा, ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कोर्स का कोड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कोर्स का कोड में ए जो नंबर है इसमें कोड बताया गया है, और बी नंबर में पेपर कैसा होगा, कोर होगा या फिर इलेक्टिव होगा, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेमेस्टर बताया गया है कि सेमेस्टर आपका कौन सा होगा। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, और इसमें पेपर का टाइटल दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, कोर्स का टाइटल दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रेडिट्स बताए गए हैं कि कितने क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा वो थ्योरी होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको क्रेडिट बताया गया है, और यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, ओ सॉरी, यहाँ पर आपको ये बता, क्रेडिट तो यहाँ पे हो गया, ये बताया गया है कि आपको कॉलेज से मतलब कॉलेज के द्वारा कितने नंबर दिए जाएंगे, और आप जो लिखित परीक्षा करते हैं उसके द्वारा आपको कितना नंबर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला यहाँ पर अगर हम देखें पेपर नंबर 1, तो पेपर नंबर 1 का कोड दिया गया है A010701T। ये आपके पेपर नंबर 1 का कोड है। पेपर आपका कैसा होगा? कोर होगा। ठीक है, पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, कब से? आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक। ठीक है, इस पे आपको 5 क्रेडिट दिए जाएंगे। पेपर आपका थ्योरी होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर 25 नंबर जो है आपके कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। जैसे जो आप मिड टर्म की परीक्षा देते हैं ना, वो क्या होता है, तिमाही की परीक्षा आप जिसे हिंदी में कहते हैं, जब आप देते हैं तो वहां पर आपको 25 नंबर आपके स्कूल वालों की तरफ से मिलते हैं। बात करें वहीं पर जो 75 नंबर है, 75 नंबर हैं, ये आपको लिखित परीक्षा के जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है वहां से आपको ये मिलता है। ठीक है, ऐसे ही पेपर नंबर 2 का कोड दिया गया है, कोर बताया गया है। ठीक है, भक्ति काल हिंदी काव्य जिसमें आप कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास को पढ़ते हैं, क्रेडिट 5 दिया जाएगा। ठीक है, पेपर थ्योरी होगा 25 नंबर कॉलेज की तरफ से, 75 नंबर आपको लिखित के मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे कोर्स का टाइटल समझ सकते हैं एक एक करके। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बताया गया है, यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर का बताया गया है, थर्ड सेमेस्टर का बताया गया है, और ऐसे ही करके आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी बता दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये पूरा प्रोग्राम आपका तैयार किया गया है, ठीक है, इससे आउटकम्स क्या निकलने वाला है, मतलब अगर इतना सारा चीज़ किसी बच्चे को हम पढ़ा दें तो उससे रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि आपको इतना सिलेबस पढ़ने के बाद आपको लाभ क्या होने वाला है, आपके वो जो माल पढ़ लेते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ये द्वितीय सेमेस्टर का बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे तृतीय सेमेस्टर का बताया गया है, फिर चतुर्थ सेमेस्टर का बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम वर्ष के बारे में। ठीक है, क्या
प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष के बारे में बात करेंगे। हिंदी पीजी, ठीक है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप करते हैं हिंदी विषय से, उसके बारे में बात करेंगे। पेपर का कोड दिया गया है A010701T, आपके पेपर का नाम है। यहाँ पर बोल रहे हैं अगर हम इस कोर्स को पढ़ाते हैं तो हमें आउटकम क्या निकलने वाले हैं, तो आउटकम्स क्या निकलने वाला है भैया, तो यहाँ पर बताते हैं विद्यार्थियों को हिंदी के आदिकाल के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान करना, ठीक है। जो विद्यार्थी हैं उनको हिंदी का जो आदिकाल रहा है उसके बारे में जो मूलभूत जानकारियां होती हैं वो उनको मिल सके, उनसे वो परिचित हो सकें, और आदि काव्य की प्रतिनिधि, ठीक है, क्या आदि काव्य की प्रतिनिधि रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं की जानकारी प्रदान करना। मतलब कह रहे हैं जो आदि काव्य है उसके जो प्रतिनिधि रचनाएं रही हैं, मतलब ऐसी रचनाएं जो उनका प्रतिनिधित्व करती रही हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व मतलब कि अगुवाई कर रही थी, इस तरीके से अगर अपने भाषा में कहें तो अगुवाई जो कर रही थी, और साथ ही साथ जो काव्यगत उनकी विशेषताएं रही हैं उनकी जानकारी करना, उनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी वहां से। फिर कह रहे हैं कि सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य के विकास कर्म, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, नाथ एवं सिद्धों की विचारधारा में अंतर तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि का सामान्य परिचय। मतलब बोलते हैं पहले तो आप क्या जानेंगे, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का विकास क्रम कैसा रहा, मतलब कैसे ये धीरे धीरे करके डेवलप हुई, चीजें आगे बढ़ी और इन्होंने अपना रूप बृहद धारण किया, और साथ ही साथ जो हमारे नाथ और सिद्ध विचारक रहे हैं, विचारधारा के विचारक जो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनकी जो विचारधारा रही है, जैसे नाथ की अलग विचारधारा रही है, सिद्धों की अलग विचारधारा रही है, इन दोनों में क्या अंतर रहा है आप इनको जान पाएंगे। साथ ही साथ इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि कैसी रही, मतलब दर्शन से इनका कैसा संबंध रहा है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान पाएंगे। आगे बताते हैं भक्ति की पृष्ठभूमि, मतलब भक्ति की पृष्ठभूमि आधारभूत, जिसे आधारशिला भी कह सकते हैं, इस तरीके से पता कर सकते हैं, तो भक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का परिचय भी आपको मिलेगा एवं उनका विकास कैसे हुआ ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन रहा है उसका परिचय आप जान पाएंगे, और साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये भी आप जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ज्ञानाश्रयी जो कवि हुए हैं, ठीक है, उनकी विचारधारा के बारे में और उनके और भी जो पक्ष हैं उनके बारे में भी आप जान पाएंगे। साथ ही साथ जो प्रेमाश्रय, यहाँ पर प्रेमाश्रयी सूफी काव्य के दार्शनिक सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप जान पाएंगे, एवं उनके महत्व को छात्रों तक संप्रेषित करना ये भी आप जान पाएंगे, जिसमें राम कृष्ण भक्ति, ठीक है, उसके बाद का उदय एवं विकास के बारे में भी जान पाएंगे। राम भक्ति कृष्ण भक्ति के उदय के बारे में जान पाएंगे और उनके विकास के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं अवदान तथा महत्व के बारे में भी आप जान पाएंगे, छात्रों को अवगत यहाँ पर कराएंगे, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रीतकालीन परिस्थितियों, ठीक है, उसके बाद सामान्य प्रवृत्तियाँ, रीतकालीन की जो परिस्थितियाँ रही उसके बारे में जान पाएंगी। उसके बाद जो सामान्य प्रवृत्तियाँ रही उसके बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ रीतकालीन प्रवृत्ति, ठीक है, विश्लेषण, हाँ, रीतकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण से अवगत आपको कराया जाएगा, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। अगर मतलब आप ये पेपर नंबर 1 का इतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। चलिए मेन बात करते हैं, हालांकि वो आउटकम्स जो है आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आप जान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है कि आपको, जैसे किसी चीज़ का अगर आपको रिजल्ट पता चल जाए कि भैया 5 किलोमीटर चलने के बाद आप किसी मार्केट में पहुंच जाएंगे, तो आपको अलग ही उत्साह रहता है, अलग ही लालसा रहती है, ठीक है। उससे आपको ये पता चलता है कि भैया 5 किलोमीटर कब पूरा होगा और कब हम वहाँ पर पहुँच कर मार्केट में पहुँच पाएंगे, मार्केट को देख पाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ों को का आनंद उठा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपको मोटा जो है परिणाम पता चला कि आप इतना सारा चीज़ पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी। पेपर की बात करें, पेपर का टाइटल दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कहाँ से कहाँ तक है, आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक है, ठीक है। ये आपका कोर है, पेपर 1, ठीक है, कोर है। इसमें बात करें पूरे पेपर को आपके कितने 4 से 5 इकाइयों में डिवाइड कर 4 इकाइयों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने में? 4 इकाइयों में डिवाइड किया गया है। एक एक इकाई के बारे में हम बात करते हैं। पहली इकाई बात करें तो पहली इकाई के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो पहले आपको हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास
साहित्य इतिहास का दर्शन कैसा रहा है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा कैसी रही है, मतलब जो हिंदी साहित्य लिखने की जो का परंपरा रही है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लिखने की परंपरा रही वो कैसी रही उसके बारे में आप जान पाएंगे। आधारभूत सामग्री और साहित्य इतिहास पुनर्लेखन की समस्या के बारे में भी जान पाएंगे, मतलब जो आधारभूत सामग्रियां हैं उनसे आप परिचित होंगे। और साथ ही साथ जो साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन, मतलब जब दोबारा लिखा गया उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई हैं उनके बारे में भी आप जान पाओगे, ये इकाई नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक है। वहीं पर बात करें इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भैया हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस क्रम में हुआ, क्या क्या नाम, ठीक है। उसके बाद नामकरण एवं सीमा निर्धारण, मतलब कि उनका नामकरण, देखिए काल विभाजन हुआ तो काल विभाजन के लिए कुछ तो सीमाएं तय की गई होंगी ना, कि इतने से लेकर के इतने तक का ये काल रहेगा, फलान से फलान दमा करके, तो वो आपका सीमा निर्धारण भी उसी में होता है और नामकरण। तो आप क्या क्या चीजें जान पाएंगे इकाई नंबर 2 में। इकाई नंबर 2 में आप हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं उनका नामकरण और साथ ही साथ सीमा निर्धारण के बारे में भी आप जान पाएंगे, ठीक है। आगे इसी में आप आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में भी जान पाएंगे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि कैसी रही है और उस समय की परिस्थितियां कैसी रही हैं, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक परिदृश्य कैसा रहा है उसके बारे में आप जान पाएंगे। कालगत विशेषताएं कैसी रही हैं उसके बारे में जान पाएंगे। नामकरण की समस्याएं क्या क्या आई, ठीक है, उसके बारे में जान पाएंगे। आदिकालीन साहित्य, ठीक है, उसके बाद सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रसो काव्य, प्रतिनिधि रचनाकार, ठीक है, प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, इतनी सारी चीजों के बारे में आप जान पाएंगे। आदिकालीन साहित्य में क्या क्या जान पाएंगे, देखिए यहाँ पर आदिकालीन साहित्य में आप सिद्ध साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, ठीक है, और उसके बाद रसो काव्य साहित्य के बारे, रसो काव्य के बारे में, प्रतिनिधि रचनाकार के बारे में और उनकी जो रचनाएं रही, इतनी सारी चीजों को आप आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजों को आपको इकाई नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ना होता है। आई होप आपका इकाई नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, इकाई नंबर 3 के बारे में। इकाई नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको भक्ति आंदोलन का विकास, ठीक है, भक्ति आंदोलन का विकास कैसे हुआ उसके बारे में, एवं तत्कालीन परिस्थितियां, उस समय की जो परिस्थितियां रही, उस पीरियड में जो और भी परिस्थितियां बनी उनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है उसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक चेतना एवं भक्ति आंदोलन के बारे में भी आप जान पाएंगे। निर्गुण काव्य धारा में किसके बारे में आप पढ़ेंगे, संत काव्य धारा के बारे में एवं उनकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट कवि के बारे में, सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में एवं विशिष्ट कवियों के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है। ये निर्गुण काव्य धारा में पहला कौन सा है, संत काव्य धारा, उनकी विशेषताएं। दूसरा आपका है विशिष्ट काव्य धारा, वो सॉरी एक मिनट, कंफ्यूजन थोड़ा सा, फिर से बता रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा में आपको संत काव्य धारा एवं उनकी विशेषताएं एवं उनके विशिष्ट कवियों के बारे में आप जानेंगे। सूफी काव्य धारा एवं उनकी विशेषताएं और उनके विशिष्ट कवि जो रहे हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा में दो चीजें, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, दोनों आप यहाँ पर जान पाएंगे। उसी में तीसरा जो आपका आता है शगुन काव्य धारा। शगुन काव्य धारा में आपको क्या, कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, और उनके जो विशिष्ट कवि रहे उनके बारे में। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके जो विशिष्ट कवि रही हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। ये इकाई नंबर 3 के अंतर्गत आपको इतनी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये सारे सगुण काव्य धारा में आते हैं। बात करें इकाई नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो इकाई नंबर 4 में आपको भैया रीत काल की परिस्थितियां कैसी रही हैं उसके बारे में आप जानेंगे। उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है उसके बारे में आप जान पाएंगे। दरबारी संस्कृत और लक्षण ग्रंथों की परंपरा के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद काल सीमा निर्धारण व नामकरण के बारे में जान पाएंगे। प्रमुख प्रवृत्तियां, विभिन्न धाराएं एवं विशिष्ट कवि के बारे में आप जान पाएंगे, मतलब जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं उनकी जो अलग अलग धाराएं रही हैं और साथ साथ उसमें कौन कौन से विशिष्ट कवि रहे हैं उनके बारे में आप यहां पर चर्चा कर पाएंगे। आई होप ये आपके 4 की चारों इकाइयां क्लियर हो गई होंगी। अभी आज आपका ये पेपर नंबर 1 का सिलेबस था। अगर आपको पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में आके पेपर नंबर 2 लिखना होगा, ठीक है। बात करते हैं कि भैया अगर हम पढ़ना चाहें तो कौन कौन सी बुक ले सकते हैं, तो सारी बुक्स यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए क्या
बताया गया है संदर्भ ग्रंथ। कौन कौन सा है? साहित्य और इतिहास दृष्टि किसका है? डॉक्टर मैनेजर पांडे जी का है। ठीक है। दूसरा आपका आता है इतिहास और आलोचना किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। तीसरा आपका आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। चौथा आपका आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, ये किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है। पांचवा आपका आता है आदिकालीन हिंदी साहित्य, ये किसका है? शंभुनाथ पांडे विश्वविद्यालय प्रकाशन के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। छठा आपका आता है रासो साहित्य विमर्श, ये माता प्रसाद गुप्त, ठीक है, साहित्य भवन कहाँ? इलाहाबाद से ये प्रकाशित किया गया था। सातवां आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इतनी सारी बुकें यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 बुक करके यहाँ पे 13 बुक बताई गई हैं। 13 के 13 बुक यहाँ पर आप उठा सकते हैं, जिससे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर इन किसी बुक से भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके यहाँ पर कुछ नोट्स या इजी नोट्स भी मिलते होंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर चलने वाला एक ज्ञानोदय था, शायद वो बंद हो गया होगा, अब तो नहीं चल रहा है क्योंकि ईयरली वाइज में वो ज्ञानोदय चलता था। और ये एक आपका अवध सीरीज चलता है, शायद, हाँ, अवध सीरीज करके चलता है, तो वो भी आप उठा के पढ़ सकते हैं, आराम से आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।